पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1996 में तब कही थी जब उन पर सत्ता लोभी होने का आरोप लगा था। 13 दिन पुरानी सरकार से उन्होंने यही बात कहते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने पर अटल जी का ये भाषण मुझे याद आ गया। लेकिन अगर किसी को लगता हो कि बीजेपी ने हाल फिलहाल में अपने सहयोगियों की आहुति देकर सिद्धियां प्राप्त करना शुरू किया है तो भारत के सियासी इतिहास से अनभिज्ञ हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुजरात में मामूली लोकप्रियता वाली बीजेपी बढ़ी और अब सर्वशक्तिमान बन गई है। वैसे बीजेपी के इस प्रपंच के उदाहरण गुजरात ही नहीं, यूपी से लेकर महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट तक बिखरे पड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बताते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ में लेके चलने की एक जो फिलॉसफी थी भारतीय जनता पार्टी की कुशाभाऊ ठाकरे के समय, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के युग में, वो धीरे धीरे समाप्त होगी और मोदी और शाह के युग में एन केन प्रकरण सत्ता में रहना है, ये उनके लिए सत्ता सर्वोपरि हो गई है। इसलिए चुनाव जीत के सत्ता में आओ और यदि चुनाव हार जाते हैं तो लोगों को तोड़ के सत्ता में आओ। इस फिलॉसफी की वजह से क्षेत्रीय दल क्या, उन्होंने विपक्षों को भी करीब करीब खत्म करने का प्रयास शुरू किया है। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इतिहास हमें बताता है कि बीजेपी उन दलों को नष्ट कर देती है जिनके साथ वह गठबंधन करती है। हमने पंजाब और महाराष्ट्र में ऐसा होते देखा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी का कोई सहयोगी नहीं बचा है। यही हाल पूर्वोत्तर के राज्यों में भी है, जहां बीजेपी ने अपने सहयोगियों को या तो नष्ट कर दिया या उन्हें बीजेपी में ही समाहित होना पड़ा। जैसे असम बोडोलैंड इलाके में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की जगह यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल ने ले ली है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ की जगह सिक्किम क्रांति मोर्चा ने ले ली है। बाद में पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग को छोड़कर एसडीएफ के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा ही हाल नागालैंड में भी देखने को मिला, जहां नागा पीपुल्स फ्रंट की जगह एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने ले ली। बाद में 25 में से 21 विधायक बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी में शामिल हो गए। असम गण परिषद ने भी अपना अधिकांश आधार बीजेपी को सरेंडर कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये हाल के दिनों में हुआ है? कहानी शुरू होती है गुजरात से। राजनीतिक विशेषज्ञ आदित्य मेनन बताते हैं, उस वक्त चिमनभाई पटेल जनता दल के वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात में। नरेंद्र मोदी बीजेपी के वहाँ पर संगठन महामंत्री थे गुजरात में। और उस वक्त जो पाटीदार कम्युनिटी है वो ज्यादातर चिमन भाई की वजह से जनता दल को सपोर्ट किया करती थी। और जो बाकी जातियां हैं, क्षत्रिय हो गए, हरिजन हो गए, आदिवासी और मुसलमान, वो कांग्रेस को सपोर्ट किया करते थे कि माधव सिंह सोलंकी ने इन चारों जातियों को साथ लेकर एक खाम करके फॉर्मूला बनाया था। तो बीजेपी को अगर वहां पे स्थापित करना था तो उन्हें दोनों में से किसी एक बेस को तोड़ना था। तो बीजेपी ने कोशिश की कि किसी तरह से एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट को लेकर जनता दल से पहले हाथ मिलाया और फिर बाद में जनता दल के बेस को अपना बेस बना दिया और फिर जनता दल को हमेशा के लिए गुजरात से खत्म कर दिया। और जो पूरा जो पाटीदार कम्युनिटी का बेस है वो बीजेपी में चला गया। तो ये रणनीति के पीछे नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने केशुभाई पटेल वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी उनके चाणक्य की तरह गुजरात में उभरे और उन्होंने पाटीदार समुदाय को जनता दल से हटाकर भाजपा की तरफ लाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई नरेंद्र मोदी जी ने। हालांकि बाद में उन्हीं केशुभाई को पटकनी देकर नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता पर काबिज हो गए और दोबारा उन्हें गुजरात में पनपने नहीं दिया। जब जब केशुभाई पटेल ने मोदी को चुनौती दी तब तब मोदी ने उन्हें परास्त किया। अब चलते हैं महाराष्ट्र में।
साल 1984 में बीजेपी का गठन हुए 4 साल बीत चुके थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थीं। ये सीट ना तो अटल जी जीते थे और ना ही आडवाणी। उस समय बीजेपी केंद्र की सत्ता में आने के लिए सहयोगी ढूंढ रही थी। इस बीच उसे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे मिले। साल 1989 में बीजेपी ने छोटे भाई की हैसियत से बड़े भाई शिवसेना के साथ गठबंधन किया और साल 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना को 52 सीटें हासिल हुई थी। इसके बाद से सत्ता में आने की बात हो या विपक्ष में एक साथ बैठने की, दोनों साथ साथ नजर आए, लेकिन शिवसेना का साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा। इसका नतीजा ही रहा कि साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 122 सीटें मिली थीं, वहीं शिवसेना 63 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यही हाल 2019 के चुनाव में भी हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को 106 सीटें मिली तो शिवसेना 57 सीटों पर ही रह गई। यानी बीजेपी को शिवसेना का साथ पसंद आ रहा था, लेकिन शिवसेना चुनाव दर चुनाव नेपथ्य में जा रही थी। 2019 का चुनाव ही था जिसके बाद से ही शिवसेना और बीजेपी की राहें जुदा हो गईं। शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, लेकिन करीब 2.5 साल पुरानी सरकार को बीजेपी ने शिवसेना में सेधमारी कर गिरा दी। महाराष्ट्र में बीजेपी के खेवनहार बने एकनाथ शिंदे और उद्धव नेपथ्य में चले गए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बताते हैं, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पूरे ये बदल गए, कलेवर में तेवर बदल गए। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी एक हिंदी स्पीकिंग पार्टी, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी और काउ बेल्ट की पार्टी थी। लेकिन समय के साथ साथ एक पूरे देश भर पार्टी को व्याप्त करने का एक नशा सा चढ़ा है 2014 के बाद। इसलिए जिन जिन राज्यों में गठबंधन करके इन्होंने अपनी जगह बनाई, वहां उसी पार्टी को खाकर अपना विस्तार पूर्ण कर उस राज्य में अपने खुद के भरोसे की सरकार बनाने का प्रयास लगातार उनका चल रहा है। महाराष्ट्र उसका बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए जो भी उनके साथी पुराने सबसे साथी अकाली दल है, उसके बाद शिवसेना था, जनता दल यूनाइटेड का भी साथ बहुत पुराना है, ये सब लोग इसीलिए लगातार उनसे अलग हो रहे हैं। अकाली दल ने बहुत जल्दी समझ लिया, शिवसेना ने लेट किया तो उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और सबसे इंटेलिजेंट जनता दल यूनाइटेड रहा, उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र का चीज को भापते हुए अपने आप को किनारा कर लिया और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। बीजेपी का ऑपरेशन कमल सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य और पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी ने यत्र तत्र सर्वत्र की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी चलाई थी, जिसकी लोगों को भनक तक नहीं लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बताते हैं, यही उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश में कभी वो बीएसपी के साथ गए, मायावती के साथ सरकार बनाई और धीरे धीरे मायावती को खा दिया। और आज की स्थिति ये है कि मायावती को उनके अपने आप को पूरा सरेंडर करना पड़ा। वही उन्होंने आसाम में किया। आसाम गणतंत्र परिषद का साथ लिया और धीरे धीरे आसाम गणतंत्र परिषद को खा गए। अब आसाम में खुद के भरोसे सरकार है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल है जो बिल्कुल बीजेपी को पैर रखने को जगह नहीं देते, जैसे बीजेडी है उड़ीसा में, बंगाल में ममता दीदी है, केसीआर है तेलंगाना में, रेड्डी है आंध्र प्रदेश में, स्टैलिन है वहां पर तमिलनाडु में। एआईएडीएमके बड़ी कॉशियस होके उनके साथ है, लेकिन एआईएडीएमके को भी अभी डर लगने लगा है। यानी कुल मिलाकर अब तमाम क्षेत्रीय दल बीजेपी से धीरे धीरे अलग होने लगे हैं। एक कहावत भी है, जब ही जागो तभी सवेरा। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत सहयोगी की गैर मौजूदगी बीजेपी को धक्का पहुंचा सकती है।